अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, हुज़्ज़िल अफ़रोज़ साद पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखते हैं बज़्म अक़ीदत। मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद सईदी। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरा मग़फ़िरत गुज़र रहा है और हम हर रोज़ अपनी महफ़िल में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इस दुनिया में जो लोग कूच कर गए, जो लोग पिछले साल हमारे साथ थे, रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे साथ माशाल्लाह, जो लोग चले गए, गुज़र गए, अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएँ। हमारी बज़्म का आगाज़ हम्द बारी ताला से होता है। हम्द बारी ताला का हम आगाज़ करेंगे और उससे पहले लेकिन मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमानों का। बहुत मारूफ़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मोहतरम जनाब फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शहज़ाद? अल्लाह पाक का शुक्र। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए बज़्म अक़ीदत में, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से हमें याद किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लास्ट ईयर की तरह जी जी माशाल्लाह। हमने कोशिश की कि आपको तो ना नहीं कर सकते। हाँ, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और वो एक और मारूफ़ शख्सियत और डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं हमारे को, डॉक्टर मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फिटनेस के बारे में आप बड़ी स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह। आज आपसे पूछेंगे। थैंक यू सर। और बहुत अच्छी गुफ्तगू आप करती हैं। आप आई बज़्म अक़ीदत में, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। बहुत मारूफ़ नातख़्वाह हैं सोनिया और उनकी सिस्टर। मैं चाहूँगा कि हम्द बारी ताला से आगाज़ करें आप हमारे प्रोग्राम का। तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, जल्ला जलालुहु। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हम्द बारी ताला पेश किया आपने सोनिया खान। और फारिया फैज़ भी हमारे साथ हैं, आपसे इंशाल्लाह नाज़ समात करेंगे हम। और हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब अशरफ मेमन साहब ने। अशरफ मेमन साहब खुशामदीद कहता हूँ आपको बज़्म अक़ीदत में आप आए माशाल्लाह। डॉक्टर साहब रमज़ान कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर रहा है, लाइट सा। अच्छा, क्योंकि 2 साल कोविड-19 के गुजरे, बच्चों के बारे में हमने आपसे लास्ट टाइम बड़ी गुफ्तगू की थी। जी जी। इस टाइम क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब? कोविड ख़त्म हो गया या अभी भी कुछ है? कोविड तो देखें, कोविड है अभी भी। अच्छा, अभी भी है। बट ये है कि ना, वो जो हमने वैक्सीनेशन को हासिल किया है ना, तो उससे उसका रेशियो या फैलाव वो बहुत कम हो अच्छा है। अभी भी आजकल जैसे कल 21 केस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, तो लेकिन रेशियो बहुत कम हो गया, ना होने के बराबर है, पॉइंट्स में आ गई है अब तो एवरेज जो है।
लेकिन ये सारा कामयाबी हम आवाम ने जो वैक्सीनेशन लगाई, सैनिटाइज़र यूज़ किए या मास्क पहने, इस वजह से हम लोग इस, और वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसमें कोविड ने बहुत ज़्यादा अपनी नुकसानात शो नहीं किए। ये पॉलिसीज इस मुल्क, यूरोप ज़्यादा मुतासिर हुआ ना डॉक्टर साहब? यूरोप ज़्यादा मुतासिर हुआ है, हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पर डेल्टा आया तो उसने क्या तबाहकारियाँ की हैं, तो हम लोगों ने वो हरकतें नहीं की। तो बहरहाल हमने बहुत अच्छा उसको, जो भी हुकूमत थी उसको बहुत अच्छा हैंडल किया उसने। डॉक्टर साहब बच्चे भी मुतासिर होते हैं क्या कोविड से? बच्चे बिल्कुल होते हैं, बच्चों में वेरिएंट है, बच्चों में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया था, बच्चों में बहुत सारे वेरिएंट आए। अच्छा, हाँ। तो कितने साल तक के बच्चे, यानी जो पैदाइशी बच्चे या पैदाइशी बच्चे भी कुछ एक आध आए? अच्छा, ठीक है, और 6 महीने का भी बच्चा आया है जो कि कोविड में था। लेकिन चूंकि बच्चों में मोर्टेलिटी रेट कहते हैं उस चीज़ को कि जो कोविड या किसी बीमारी की वजह से जान नहीं जाती, तो वो बहुत कम रहा है। जैसे बड़ों में रहा है, बच्चों में भी बहुत कम, बच्चे कम रहे हैं। बच्चे हाँ, कम, माशाल्लाह। बच्चे डॉक्टर साहबा माशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर रहा है आपका भी? लोग तलन बहुत खाते हैं रमज़ान में, फ्राई, समोसे वगैरह, रोल वगैरह, तो आपकी जो कस्टमर्स होते होंगे तो आप उनको क्या गाइड करती हैं? बोलती हैं कि आप ना खाएं आप तलन वगैरह? ऑब्वियसली मेरी तो ओपिनियन और सजेशन हमेशा यही होती है कि कम खाओ या नहीं खाओ, हाँ। या फिर एहतियात करो। बेसिकली शहजाद रमज़ान है ही खाने पीने का, फुल डाइट नहीं। इसको मैंने अभी एक वीडियो अपना शूट किया था यूट्यूब चैनल के लिए, तो वहाँ पे मैंने उसको इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाया कि रमज़ान ऑलरेडी डाइट प्लान है ना, अल्लाह ताला ने हमें कंट्रोल करने के लिए या जिस्म की ज़कात निकालने के लिए रमज़ान अतिया किया था। हमने उसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया, हमने उसको खाने पीने का मंथ बना दिया। ऐसे ही है ना, रमज़ान बेसिकली इंटरमीडिएट डाइट प्लान है जिसको अब 2020-2022 में जाके हर सेलिब्रिटी फॉलो कर रहा है। आपको पता है, जिस सेलिब्रिटी के भी आप उठा के उसको चेक करोगे, गूगल करोगे, तो वो इंटरमीडिएट डाइट प्लान ही कर रहा है। लेकिन इस्लाम ने इससे 1400 साल पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था। हमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, ना समझा। हमने साइंस को पढ़ना चाहा, लेकिन साइंस भी नहीं पढ़ रहे अब हम। अब तो हम साइंस भी नहीं पढ़ना चाहते। वैसे मैडम ये बताएं कि आम रूटीन में जो आपके जो पेशेंट होते होंगे, आपसे रब्ता करते होंगे अपनी फिटनेस के बारे में, तो रमज़ान में कुछ ज़्यादा करते हैं या? हाँ, ऑब्वियसली कुछ मेरी फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, कुछ और कंसल्टेंट हैं, उन्होंने अपने डाइट प्लान्स मेंटेन करवाए। तो सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा रमज़ान तो है ही डाइट प्लान, इसमें तो मेरी नीड्स ख़त्म हो जानी चाहिए, इसमें मेरी नीड्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बंदा अपने प्रोफेशन से सिंसियर है तो वो टू बी फेयर उसको गाइड करना चाहिए ना। तो मेरी हमेशा गाइडलाइन यही होती है कि भाई आपको इतनी बड़ी कुदरत ने फैसिलिटी दी हुई है, सहूलत दी हुई है, तो आप उसको अवेल करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं आता हमें। अच्छा, एक ये भी बात है ना मैडम कि 15-16 घंटे का हम एक रोज़ा करके खाना पीना कुछ भी हम नहीं खाते, फिर हम इफ्तारी के टाइम पे आते हैं, हम इफ्तारी करते हैं, तो उससे कुछ नुकसान होते हैं क्या डायरेक्टली? देखो, फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब है आपने भूखा रहना है, और जब आप फास्टिंग तोड़ के सेकंड स्टेज में जा रहे हो, और जब फास्टिंग ख़त्म कर रहे हो जैसे अफ्तारी की सूरत में, तो उसमें आपने लाइट आइटम लेने। वजह ये कि या इसको मैं इस तरह से बोलूँगी कि सुबह का ब्रेकफास्ट फास्ट को ब्रेक करने का मीन्स बताया गया है साइंस में कि फास्ट को ब्रेक करना है आपने। तो ऑब्वियसली आपने लाइट मील लेना है ना। इसी तरीके से जब आप अफ्तार पे जा रहे हो 14, 16, 18 आवर्स की फास्टिंग के बाद जा रहे हो, तो आपने लाइट मील लेना है। अब हम यहाँ पे फ्राई आइटम भी चल रहे हैं, छोले भी चल रहे हैं, तो दही बड़े भी चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही है, 4 तरह के शरबत भी चल रहे हैं। हाँ, स्टमक को फुल डंप कर देते हैं, वो बेचारा सहरी तक पहुँच नहीं पाता कि फिर हम खाने का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। अब जो बहुत सारे लोग अवेयर हो गए वो ये करते हैं कि वो खाना स्किप कर देते हैं या फिर वो सहरी पे चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो सहरी कर लेते हैं, वो खाना नहीं खाते, ऑल्टरनेट कर लेते हैं, इस तरह से कि टाइम एक मिल जाए, लेकिन भरते ज़रूर हैं। रमज़ान का मतलब, फास्टिंग का मकसद ही ये है कि आपने गैप करना है, आपने वो हंगर हार्मोन्स जो स्टमक में दिया हुआ है कुदरत ने, उसको कंट्रोल सिखाना है, उसको कंट्रोल नहीं देते हैं हम। वाह, बहुत अच्छी बात। अच्छा मेमन साहब, आप जब इफ्तारी करते हैं माशाल्लाह जी, तो आप भी परहेज़ वगैरह करते हैं या आप भी हमारी तरह? नहीं,
परहेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्शियस है कि भाई अब जब एज आपकी 40 प्लस हो जाए जी। तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। शुगर आपने जो है मेंटेन रखनी है अपनी, कि इसको बिला वजह जो है ना ओवर नहीं करना। इसी तरह से फैटी आइटम जो है उनको कोलेस्ट्रॉल का मामला होता है। तो ये आप केयरलेस करेंगे तो फिर आपको इन डॉक्टरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी फिटनेस रखेंगे जी तो फिर आपको लाइफ भी आपकी इंजॉय करेंगे, और फिटनेस तो फिर आपको बेहतर करती है। तो नहीं, आप जो है ना अपनी मसरूफियात और अपने आप का ख्याल करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल करना चाहिए, और ये अवेयरनेस डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं ना जी, तो ये होना चाहिए, और हर शहरी, हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान को ये चीज़ों का होना चाहिए। ख्याल करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना तो अपने आप को तबाह करना, अपने आप को तबाह नहीं करना, फैमिली को तबाह करना। बहुत अच्छी गुफ्तगू। मैं फारिया फैज से कहूँगा कि नात रसूल मकबूल हुजूर की बारगाह में पेश करें। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। कि मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल आलमीनी पर। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम पेश किया, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कराची में माशाल्लाह बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं मुख्तलिफ कि कोई किचन में काम कर रहा है, कोई दस्तरखान में काम कर रहा है। माशाल्लाह हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है माशाल्लाह। तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह में, पेशेंट में, मरीज़ों में कोई NGOs काम कर रही है, आप देखते हैं? यार देखें, हॉस्पिटल तो बेसिकली एक बिजनेस है,
ठीक है। तो उसमें लोग अपने साथ अब ये करने लगे कि वेलफेयर का नाम इस्तेमाल करने लगे, अच्छा, कि वेलफेयर ट्रस्ट है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे हर बड़े हॉस्पिटल में भी वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट अलग होता है, वहाँ पर अब वो डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी के हिसाब से पेशेंट्स को रिलैक्सेशन देता है। अच्छा, तो 2-3 हॉस्पिटल जहाँ मैं जाता हूँ या बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं करते हैं अपने लेवल पे काम। अच्छा, करते हैं, लेकिन प्रॉपर एक एनजीओ जो हॉस्पिटल की है वो तो कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं है। हाँ, कोलैबोरेशन के साथ, जैसे बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोले हुए या डिस्पेंसरीज खोली हुई हैं, तो वो बहुत लो कॉस्ट पे पब्लिक को, कराची की ऐसी पब्लिक जो कि उनके पास इस्तादाद नहीं है कि डॉक्टर्स की भारी फीस दें या भारी मेडिसिन खरीद सके या इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएं, तो ऐसे पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत जगह वो बनाई हुई है, डिस्पेंसरीज बनाई हुई हैं, तो वो उस हवाले से अपनी हेल्प करते हैं। यानी जैसे डॉक्टर साहब आपने देखा ना, दस्तरखान लगे होते हैं खाने पीने के, और बहुत सारे एनजीओस काम कर रही हैं। यानी मैंने जो नोट किया, मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं मेडिसिन के लिए कि हम मेडिसिन परचेज़ नहीं कर सकते। एक का मुझे फ़ोन आया अपने बच्चे के, मासूम बच्चे के दूध के लिए, कोई बाहर का कोई दूध का डब्बा था, बोला उसके लिए हम बड़े परेशान होते हैं, बहुत कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, 1400 या 1500 रुपये का है। तो मैंने भी उनसे यही कहा, मैंने कहा बहुत सारी एनजीओस कराची में काम कर रही हैं, मेडिकल की भी होगी कोई ना कोई, बिल्कुल है, लाजमी होगी, तो आप उससे रब्ता करें। तो उनका नहीं, हमारे इल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप हैं तो आप हमें बता दें, मेरे को अपने भी इल्म में नहीं था। तो मेरे ये सवाल ज़हन में आया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो बेहतर समझते ज़्यादा। नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सारे, लेकिन यार बात ये आती है कि अगर मेरी अपनी जेब इजाज़त नहीं दे रही तो मैं 1400-1500 रुपये वाला मिल्क क्यों खरीद रहा हूँ? क्या उसका ऑल्टरनेट नहीं है? उसका है ऑल्टरनेट नहीं है। अब उस तरफ जाओ, अपने डॉक्टर्स को बोलो कि भाई मेरी जेब ऐसी नहीं है, तो आप उसका एक कॉम्प्रोमाइज़ करो, पहली चीज़। और अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो आप दूध पे डिपेंड ज़्यादा कर रहे हो बनस्बत ग़िज़ा के। जैसे अब बेबी वाइप्स है, एक ये फैशन हो गया है बेबी वाइप्स का, पैम्पर्स का एक फैशन आ गया है, एक रूटीन है। इतनी ब्रांड आ गई हैं, इतनी ब्रांड आ गई पैम्पर्स की कि आप सोच नहीं सकते। आज से 20 साल पहले क्या पैम्पर्स का कंसेप्ट था? नहीं था। लंगोट का कंसेप्ट था, निहालचो का कंसेप्ट था, और कोई नुकसानात भी नहीं थे। अभी आप पैम्पर्स लगाते हो और वाइप्स यूज़ करते हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उससे बेबी रैशेस हो जाते हैं, नेपी रैश हो जाता है। अब तो वो वाइप्स जो है वो लोग चेहरे पे भी लगाना शुरू कर दिए हैं, बच्चों को बॉडी वॉश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा, बात फिर वही आती है कि आप अपने डॉक्टर से बोलो कि भाई अगर आपको दूध देना ही है, पहले तो देखो वालदा के दूध का नेमुल बदल कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं रखी है। अगर वो ना हो डॉक्टर साहब, ठीक है, वो ना हो तो उसकी सिर्फ 1 या 2 कंडीशन है कि ना हो। अभी आपने पहले मुझसे सवाल किया था कि कोविड में बच्चों में आता है, इवन कोविड में हमने वालदा का दूध पिलाया है। अच्छा, मदर को कोविड है, वालदा का दूध पिला रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है उसका, लेकिन तरीका है कि डायरेक्ट नहीं पिला रहे, एक्सप्रेस करके पिला रहे। इसी तरह HIV, एड्स, उसमें भी भाई वालदा का दूध मना नहीं है। वालदा का दूध कहाँ मना है? कि अगर मदर कोई नशा करती है, खुदा ना खास्ता, कोई ट्रैंकुलाइजर लेती है, कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पर है, या कोई कैंसर की मेडिसिन पर है, तो वरना तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिसमें मदर फीड आपने देनी ही देनी है। 2 साल तक, 6 महीने तक साइंस भी कहती है, अब साइंस कहती है, ये बात इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दी कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल की उम्र तक अपना दूध पिलाएं। अब इस बात से 2 बातें निकलती हैं कि या तो लोग 2 साल तक सिर्फ मदर फीड पे ही हो जाते हैं, उसमें क्या ऑप्शन है कि उसके आगे जुमला क्या है कि भाई 6 महीने तक सिर्फ वालदा का दूध पिलाएं, उसके बाद ग़िज़ा पे ले आए, वीनिंग पे ले आए, उसमें बैलेंस डाइट दें, उसके बाद मदर फीड या बॉटल फीड या टॉप फीड जो भी है वो फिर बराए नाम तबर्रुक, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भाई तबर्रुक के तौर पर दूध पिलाओ। फिर तबर्रुक किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी मजहब में चले जाएं, आपको इतना सा मिलता है, थाल भर के नहीं मिलता। अब लोग क्या करते हैं, मदर फीड 2 साल तक पिलाए जा रहे हैं। अब मदर फीड में ग़िज़ा तो नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों में आ रही है,
तो उसके ऑल्टरनेट है। न्यूट्रिएंट्स अगर मैं नाम ले सकूं तो किसी एनजीओ का नाम ले लें आप, ले लें बिल्कुल। जैसे सलानी वाले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सिन्हा एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे एक दोस्त है यासिर, वो आज भी उनका मेडिकल कैंप था। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। अहमद नासिर यासिर, वो आज भी मेडिकल कैंप रोजे में लगा के आए यार। अच्छा माशाल्लाह, इतना काम कर रहे हैं। तो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोगों को आगाही की जरूरत है। उसमें होता क्या है कि हम जो एनजीओ बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि ना हमारे बैंक बैलेंस भरे, लोगों को शिफा या लोगों को सहूलत देने के लिए बहुत कम लोग हैं। अब ट्रेंड बढ़ गया है माशाल्लाह। अल्लाह जो देखो अपने लेवल पे काम कर रहा है। भूखे नहीं सोएंगे, या दस्तरखान वाले हैं, या रोज़ा अफ्तार वाले हैं, या इतवार को दोपहर में ईद के बाद भी मैंने देखा लोगों को कि राउंड अबाउट पे तहाइफ बांट रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं मजदूरों को, तबकों को। ये बहुत सारे कर रहे हैं लोग, अपने एंड पे लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। आगाही की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है, मेरे पास सलानी के पेशेंट एडमिट होते हैं, माशाल्लाह सलूट है उनको यार, बहुत हेल्प करते हैं सलानी वाले। सिन्हा वाले बहुत हेल्प करते हैं। मैं आज का बता रहा हूँ, आज कितनी गर्मी थी कराची में, बहुत गर्मी थी। सिविक सेंटर में केडीए पे कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप। क्या बात है, मैं मिस कर गया, आज मुझे कुछ काम था, वरना मैं जाता क्या यार। अब मैं तो उस बंदे के लिए बहुत खुश हो गया, उसने इतना हेल्प की, इतना अच्छा काम किया। हाँ, बहुत किसी भी ताउन से किया। हाँ, किया कोई भी करे अच्छा काम करे। अपना अशरफ भाई आप ये बताएं, अभी माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, हमें ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल की तरफ तवज्जो दें? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा तो ब्रीफ किया है। हाँ। बहुत से ऐसे सोशल इदारे हैं, एनजीओज हैं, जैसे मेडिकल कैंप का सिलसिला है, या बहुत सी ऐसे छोटे क्लिनिक्स या आई कैंप्स लगाते हैं अक्सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे हमारी लाइंस एरिया सिविल सोसाइटी है, वो महीने में 1.5 महीने में एक आध मेडिकल कैंप लगता है। अच्छा, बहुत से छोटे बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आमतौर पर जो बड़े डॉक्टर हैं, इन बड़े डॉक्टरों की एक बड़ी खेप है जो वॉलंटरी उन छोटे हॉस्पिटलों में जाती है। वहाँ 300 रुपये फीस होती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हनीफ तैयब हाजी हनीफ तैयब साहब जिसके चेयरमैन है अल मुस्तफ़ा के हवाले से, या जैसे इंडस है, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े पूरे कराची में फैले हुए हैं, जिनमें 300 रुपये 250 रुपये फीस ली जाती है। वही बड़ा डॉक्टर जो वहाँ 1500 रुपये ले रहा है, वही कंसल्टेंसी इसकी वहाँ 250-300 रुपये वॉलंटरी अपने आप को पेश करता है। अच्छा। और वो 1 घंटा हफ्ते में 2 दिन जब देता है, वो 1 घंटा तो कम से कम मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है वॉलंटरी देते हैं। और इन छोटे तो हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन बहरहाल उस मयार के मुताबिक इनका थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि फाइनेंशियली वो नहीं है इम्पैक्ट। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ सारे जितने भी लोग हैं कराची के लोग अपनी अपनी हैसियत में सब जो है अपना ये जो है वर्क करते हैं। और ये चैरिटी वाला जो काम है हमारे खमीर में है, ऐसी बात नहीं है। हम देखें जो एहदी का जो होता था लेके बैठते थे, तो हर छोटा बड़ा मजदूर भी अपनी उस कैपेसिटी में वो 10 रुपये भी डालता था और 100 रुपये भी डालता था, और कोई गोल्ड की चूड़ियां भी डाल के चला जाता। तो ऐसा नहीं है। कराची के लोगों को हमेशा से आपने सलाम पेश करना, और उनकी कदर मंजिलत ये है कि कराची में कभी भी आप देखें कितना बड़ा भी कोई मामला हो, कराची पेश होता है। तो मैं इसमें यहाँ का बिजनेसमैन हो, मजदूर हो, या क्लर्क हो, या आम आदमी किसी भी हैसियत में अपनी चैरिटी देता है। वाह वाह, और ये कमाल है इस कराची के, कमाल है कराची की। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहबा, लोग इफ्तार जो करते हैं, सहरी करते हैं, इसमें आप क्या मैसेज देंगी? मैसेज यही है, किस तरह आपने आपका ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल खाएं, एवरीथिंग आप खा सकते हैं। पहले तो 40 बाइट्स चैलेंज करके खाएं। 40 बाइट्स चैलेंज शायद आई थिंक मैंने लास्ट ईयर भी इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे। 40 बाइट्स चैलेंज इज अ च्यू टेक्निक, कि आपने एक सिंगल बाइट को सबसे पहले तो छोटा बाइट लेना है, बड़े बड़े बाइट्स लेके डंप नहीं करना है अपने स्टमक में। छोटा बाइट लेना है, और छोटा बाइट लेके आपने एटलीस्ट 40 टाइम काउंटिंग के साथ उसको चबा के खाना है कि वो लिक्विड बन जाए। जैसे ही वो लिक्विड बनेगा, देन आपने सेकंड बाइट के ऊपर जाना है। सेकंड बाइट आपने लिया, इस तरह जब आप स्लो खाओगे, एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स अपने मील को देने हैं। ऑब्वियसली आपका खाना लिक्विड कंडीशन में जब स्टमक पे जाएगा तो स्टमक पे वर्कलोड कम होगा। अब आप उसमें फ्राई आइटम भी खा सकते हो, उसमें आप फास्ट फूड भी खा सकते हो, उसमें आप फ्रूट्स डाइट भी कर सकते हो, वेजिटेबल भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू ईट। आप जिस डाइट पे भी जाना चाहते हो, आप उसमें 40 बाइट्स में आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हो। तो लोग
अब मतलब अपने आप को ही टाइम अगर आप नहीं दोगे, हम दिन भर मेहनत करते हैं और हम अपनी बॉडी को ही अगर सिर्फ आधा घंटा खाने के लिए नहीं दें तो फिर बेकार है ना हमारा मेहनत करना। डॉक्टर साहब कोई कमाना। इजी बताए ना, कोई आसान नुस्खा बताएं इससे ज्यादा इजी वेट क्या लूज है करने का। इससे ज्यादा इजी क्या है कि आपने बैठ के बस अपना मील एंजॉय करना है। इवन आप शहजाद आप खुद नोट करना कन्वर्सेशन के बाद कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ बाइट्स के बाद हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, टेस्ट आना बंद हो जाता है जी। बॉडी और कुदरत उसी वक्त सिग्नल दे रही होती है कि तुम्हारा खाना इनफ हो चुका है, इसके बाद अब नहीं खाना है। इसके बाद अब जो तुम खा रहे हो वो एक्स्ट्रा खा रहे हो। तो हम अपनी बॉडी से ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम कुदरत से ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अशरफ भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये शहजाद दोस्त है मेरा जी। ये अभी इसने घर जाना है और फ्राई आइटम जितना भी है ना दोबारा उसने रीटेस्ट करना है। ऐसा ही यकीन करें, सच बता रहा हूँ आपको, चावल में छोड़ता अच्छा नहीं। मैं आगे बात बताता हूँ आपको। इसने टेस्ट करने के बाद फिर इसने कहना है मीठा कोई आइटम हो तो मुझे हो लिया। हाँ, और मैं आपको बताऊं ये ट्रेडिशनल हमारे यहाँ कौमी मिजाज है कि वो इफ्तारी का जो टेस्ट है वो तो अपना ले लिया, फिर ये जो नमाज और इसके बाद एक्टिविटीज तरावी के बाद। अच्छा हम लोग बुरी आदत क्या है हमारी कि आजकल हमने 12 बजे के बाद डिनर करना है। ये इतनी तबाही ला रहा है, डॉक्टर साहब को तो बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन आम आदमी इसको महसूस ही नहीं करता। इसके बाद हम 1 घंटे बाद सो जाते हैं। वो इतनी तबाही ला रहा है, डॉक्टरों का भला हो रहा है और मेडिकल वालों का भला हो रहा है सबसे ज्यादा इससे। और जबकि हमारा जो डिनर टाइम है, हम दोनों का हम 6 बजे 5 बजे खाना खा लेते हैं, हमारा डिनर हो जाता है। उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं, लिक्विड ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे रात में जब तक हम जाग रहे हैं। 12 बजे ऑब्वियसली कि जब ये क्लिनिक से वापस आते हैं तो 12 बजे ही जाते हैं। फिर अगर हमें हंगर महसूस हो रही तो हमने फ्रूट चाट बनाई हुई, फ्रूट चाट ले ली, वो भी मीठे के तौर पर। अब मीठा खाएं, हमें कुछ बताएं कि हम किस तरह अमल करें। आप तो कर लेंगे हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा, अशरफ भाई ने भी कहा, आपकी रूटीन बताई कि आप मुरगन खाएंगे फिर मीठा भी खाएंगे, खाएं सब कुछ। अल्लाह की सारी नेमत खाई है जी, मना नहीं है, कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा, बट उसको यूटिलाइज करो, उसको हजम करो। इन्होंने कहा टीवी देख के सो जाएंगे 1 घंटा, तो भाई आपने जब देखा रात 12 बज गया तो वो 3 रोटी ना खाओ, वो आप 1 रोटी खाओ, सजा आप उसको हजम होने का टाइम दो। इंग्लिश का एक एब्रीविएशन बहुत अच्छा इडियम्स है कि 1 एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। मेरे बच्चे बोलते हैं 1 सेब अगर आप रोजाना खा रहे हो तो डॉक्टर से दूर रहोगे, बचपन से हमने सुना है। तो भाई वो क्यों है? मेरे बच्चे बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द बाबा अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द बाबा। यूटिलाइज करें आप। अच्छा, आप यूटिलाइज करो, आप खाओ, सब कुछ खाओ। अब सुबह खाना है, रात को नहीं खाना, सिर्फ कहीं रात को खाना है, सुबह खाना है, ये ख्याल करना। तरबूज रात को खा सकते हैं क्या? नहीं, जितने आयरन वाले फ्रूट्स हैं वो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लेने। इवन बनाना भी जो हम दिन में खा रहे होते हैं या रात में खाने के बाद, ये नहीं खाना चाहिए। बनाना अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप 2 बनाना खाना शुरू कर दोगे, आप वेट लॉस पर आ जाओगे, ऑटोमेटिकली आ जाओगे। अच्छा। अगर 1 एप्पल आप लेना शुरू कर दो, क्योंकि वो आयरन आपकी बॉडी में जाके केमिकल बना रहा होता है और फिर वो आपको आपके हंगर भी कंट्रोल करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाता है और आपके वेट लॉस में भी। इसी तरह बनाना भी है, अगर सुबह आप 2 बनाना खा रहे हैं, आप खुद अपना वेट कंट्रोल होते हुए देखेंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट डेट पे आप सुबह में योगर्ट लेना शुरू कर दें, 100 ग्राम योगर्ट आप लेना शुरू कर दें, आपकी कैलोरीज भी मेंटेन करेगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आपको देता है, प्लस आपको एनर्जेटिक रखेगा और सबसे बड़ी बात कि आपकी हंगर कंट्रोल करके रखता है। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। अशरफ भाई को अच्छा सा मैसेज दिया हमारे देखने वालों को। अब आज तो बात हो रही है ना कि ये अपने फास्टिंग का और इसी सिलसिले जी, अपनी फिटनेस बात ये कि अपनी जान को, अपने आप को अगर बेहतर रखना है तो केयरिंग यही है कि अभी थोड़ी सी जो है ना जुस्तुजू मेहनत कर लो। इसके बाद 60 प्लस के बाद आपको ना मेडिसिन की जरूरत है, ना आपको ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इनसे आप बच जाएंगे। वाह वाह। लेकिन ये टाइम ऐसा है जो आपका अभी का जो टाइम है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज और दूसरा ये जो खाने में मेंटेन अपने आप को मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है। और ये अभी मैं और आप जैसे करते हैं ना, अभी तो हम सह लेते हैं। और मैंने और आपने फिर देखा है 60 के पास जो बीमारियां चलती हैं जी, और वो डायबिटीज के अलावा, ब्लड प्रेशर के अलावा और दूसरी ऐसी अनसीन बीमारियां निकलती हैं कि आदमी बेचारा वो बिस्तर से हटता जी जी। डॉक्टर फैसल साहब को अच्छा सा मैसेज दें हमारे देखने वालों को। देखिए यार, मैसेज सब यही है कि रमज़ान का महीना एक अल्लाह ने रहमत बना के उतारा, ठीक है, तो उस रहमत को हम जहमत ना बनाएं।
रमज़ान के बाद भी हम अपनी रूटीन्स ऐसे ही अगर रखते हैं फॉलो कि हमने खाने में एतदाल पसंद होना है, चूज़ करके खाना है और उसको यूटिलाइज करना है। एक दूसरा कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल दी जाती है। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आपको आके घर का तरीका बताएगा, घर के सरबरा का काम होता है। बहुत अच्छी बात। बच्चों के लिए एक मैसेज ये है कि मेरे पास बच्चे आते हैं, आजकल पानी का बहुत कंटामिनेटेड आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। एक दूसरा ये जो जंक फूड बच्चे खा रहे हैं ना, जी हाँ, ये एक यार मैं तो बोलता हूँ ये कचरा खिला रहे हैं आप अपने बच्चों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ज़्यादा बीमारियां उससे बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। डॉक्टर फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए बज़्म अक़ीदत में। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब फैसल अशरफ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया खान आपका बहुत शुक्रिया, आप आई बज़्म अक़ीदत में। सोनिया खान आपका, फारिया फैज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम देखने वालों से कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें। कल अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।